जय श्री राम बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा, हमने आपने नीट 2024 वाला पेपर बहुत सरलता से, बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस किया, न कि उसका पूरा सॉल्यूशन किया, बल्कि हमने उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट किए जिसके आने के आसार 25 में ज्यादा हैं। ठीक है सर, तो चलिए आज अगली कड़ी में हम आप देखने वाले हैं रीनीट 2024 का क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे सवाल 24 से सिमिलर ही हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब ये नीट 24, रीनीट 24, नीट 23 कल आने वाला है और रीनीट 23, तो ये सब 4-5 पेपर आपको ऐसे एनालिसिस कर दिया जाएगा कि उसमें जो भी हम बात बताएंगे कि देखो ये 25 में आने वाली है या ये इसका मॉडिफिकेशन आ सकता है, तो डेफिनेटली हमने बोला था मोर देन 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आना ही आना है। तो चलिए सर, बिना लेट किए करते हैं। टेलीग्राम पे हमने आशा किया कि आपने टेस्ट दे लिया होगा बहुत अच्छे से। वो पेपर स्लाइड के फॉर्म में पेपर हमने अवेलेबल करा दिया था, तो आप उसको एज ए टेस्ट दीजिए और उस वीडियो को देखिए। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से पेपर भी दे सकते हैं, साथ ही साथ नीट 24 वाला भी पेपर देख लें। तो चलिए सर, जल्दी जल्दी हम लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप देखने वाले हैं रीनीट 24 का पेपर। बेटा रे, एक छोटी सी बात, अभी कल बहुत टाइम लग गया वीडियो अपलोड होने में, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को एक पार्ट में ना बना के 2 पार्ट में 25-25 सवाल करके बनाएं, जिससे आसानी से समय रहते ही अपलोड हो जाए। तो चलिए सर, अब हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल रीनीट 2024 का हमारे आपके सामने है। क्या कह रहा है? The magnetic potential energy when magnetic bar of magnetic moment, magnetic moment m दे रखा है, कह रहा है प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। बेटा रे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, माइनस m डॉट बी। सर, अगर माइनस m डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट लगा है, तो आप कहिएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ रही है सर, क्या कि परपेंडिकुलर कह रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो भैया, cos, वेरी गुड, 90। और हम आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू कितना होता है? बहुत बढ़िया, 0। तो यानी ये वाला फैक्टर तो सर 0 हो रहा है। 0 में किसी का मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनली क्या आंसर हो जाएगा? 0। तो बड़ा ही सरल सा सवाल था। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस एम डॉट बी। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो अगला सवाल हम आप देख रहे हैं, ये सेम सवाल आया है डाटा बदल के 24 में और रीनीट 24 में भी आ गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर एक क्या है सर, एक m मास का r दूरी पे ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे सर? ये पार्टिकल का मास m है, ये रेडियस r है, भीतर की तरफ टेंशन लगा, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। सवाल की अंग्रेजी पढ़िएगा तो पाइएगा मास में और आर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी यहाँ जो टेंशन है ये किस पे डिपेंड करेगा? जवाब है ओमेगा स्क्वायर। यानी सर, टेंशन अगर ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करेगा तो आप कह सकते हैं कि T1 बटे T2 का वैल्यू ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 के स्क्वायर के बराबर। यानी T1 की जगह हमने लिखा T, बाद में कह रहा है टेंशन कितना हो जा रहा है? क्वाड्रपल, मतलब 4 गुना 4T, T1 बटे T2। अब ओमेगा कितना कह रहा है? पहले 10, बाद में निकालना है 10 बटे ओमेगा 2 का स्क्वायर। भैया रे, टी कट जाएगा, टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये अगर हम रूट ले लें, यानी पहले तो 1/4, 10 बटे कितना कर लो? बोलो भैया रे, 10 बटे ओमेगा 2 कर लो, लेकिन सर स्क्वायर है, रूट लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 10 बटे ओमेगा 2, यहाँ का स्क्वायर खत्म। यानी ओमेगा 2 को सर इधर लाइएगा तो ये 10 दूनी 20 आरपीएम हो जाएगा। सर 20 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर। कहानी क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। चलिए सर, अगला सवाल हम आप देख लेते हैं। अब मेटल क्यूब ऑफ साइड कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। चार्ज कितना दिया? 6 माइक्रोकूलम। बहुत सरल सवाल कह रहा है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बाबू रे, 3 बातें आपने पढ़ा होगा, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा क्या होता है सर? चार्ज बटे लेंथ। अच्छा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज बटे एरिया। रो क्या होता है सर? चार्ज बटे वॉल्यूम। हमसे आपसे क्या पूछा है? सरफेस चार्ज यानी एरिया वाली बातें। क्या पूछा है सर? हमसे आपसे
एरिया वाली बात पूछ रहा है, यानी हमसे आपसे कह रहा है कि भैया रे क्या बता दीजिए, सिग्मा बता दीजिए। सिग्मा क्या है? चार्ज बटे एरिया। चार्ज बटे, अरे सरफेस चार्ज, ये क्या है? ऊपर वाला लीनियर चार्ज लेमडा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज। ये रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अरे यही तो तीन पढ़े होंगे चार्ज डेंसिटीज में। यानी सिग्मा इक्वल्स चार्ज के रूप में 6 माइक्रो है तो 6 इंटू 10⁻⁶। एरिया क्या होगा सर? साइड 5 सेंटीमीटर क्यूब है सर, 6 फेस वाला, तो 6a²। 6a² भैया रे 6 से 6 कट गया। सिग्मा बराबर 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, यानी क्या होने वाला है? 10⁻10 डिवाइडेड बटे 5/25 इंटू 10⁻4। तो भैया रे यहां लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स, इसको लिख लो 100 क्योंकि 25 को भाग देना होगा, तो 10⁻⁻6 से -8 बन गया, डिवाइड बाई 25, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहां तो 4 आएगा, तो सिग्मा बराबर 4 इंटू 10⁻⁴, या इसी को लिख सकते हो क्या बेटा? 4 इंटू 10⁻⁴, या इसी को लिखोगे 0.4। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पावर -4 से पावर -3 बना देंगे। सब एसआई भी लिए हैं तो चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्लियर है? चलिए सर बढ़ते हैं। कह रहा है देख बेटा, ये पक्का 2025 में सवाल आएगा, 23 में भी आया, 24 के नीट में भी, रीनीट में लिख लेना। क्या लिखोगे? लिख लो एनसीईआरटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या बोला हमने? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का टेबल नंबर 5.3 का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं उसमें टेबल नंबर 5.3, जहां पे आपको डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में 3 बात बताई गई है। क्या? उसके सब्सटेंसिबिलिटी का वैल्यू, उसके म्यू नॉट म्यू आर का रिलेशन सब दे रखा है। तो बेटा रे कह रहा है कौन सा द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर डायामैग्नेटिक, डाया के लिए क्या इनकरेक्ट है? तो 5.3 टेबल बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। तो 5.3 में डाया में देखेंगे तो डाया में 3 बातें लिखी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। डाया में कह रहा है कि म्यू नॉट जो है वो ज्यादा होता है म्यू से, और काई की वैल्यू जो है वो क्या है सर? -1 से बड़ी है और 0 तक है, और म्यू आर का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है। ये तीन बातें डायामैग्नेटिक में लिखी मिलेंगी। तो सर कह रहा है डायामैग्नेटिक के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो सर ये तीनों तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो तीनों तो सही है। गलत कौन होगा? ये आप देखोगे तो आपको ये पैरामैग्नेटिक में, क्या बोला? ये पैरामैग्नेटिक की 3 प्रॉपर्टियों में से मिल जाएगा। तो ये डाया का नहीं है, डाया का नहीं है, इस लिहाज से यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि कह रहे डाया के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा तो डाया के लिए सही है ना। तो सर टेबल 5.3 रट लेना है। आगे बढ़ते बेटा, कह रहा है एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग। देख बाबू रे, अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं, यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2, हमने पढ़ रखा है कि यहाँ वॉल्यूम V1, यहाँ वॉल्यूम, अरे सॉरी, यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2, तो आप कहोगे AV कांस्टेंट होता है। क्या होता है? AV कांस्टेंट होता है, यानी A1V1 बराबर A2V2 ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे कह दो सर आप कि A प्रोपोर्शनल टू 1/V है, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा एरिया कम। अरे वो पाइप पानी वाला खेले हो गया, पाइप दबा देते हो, एरिया कम करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। बातें क्लियर है? तो यानी बेटा रे हम कह सकते हैं पहले पॉइंट का एरिया कम है तो पहले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा। अरे वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही है, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी पहले का क्या होगा? ज्यादा होगा।
पहले का काइनेटिक एनर्जी दूसरे से ज्यादा, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। फिर से सुनना, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो ए वी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट है, यानी ए प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्लियर है? चलिए सर, थोड़ा स्पीड अब बढ़ा रहे हैं क्योंकि आखिरी का समय, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आपको तेज लगेगा तो आप वीडियो को 2 बार देखिएगा या स्पीड स्लो कर लीजिएगा। कह रहा है एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज वी, अर्थ के लिए वी है। अच्छा हाँ, ये देखो बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, किन्हीं 2 प्लेनेट पे कंपेयर करने के लिए सवाल आता है। तो वी स्केप बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिख लो बाबूरे, GM/R। यानी यहां से कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि वी स्केप 1/v स्केप 2। सर पहला प्लेनेट बटे दूसरा प्लेनेट, ये क्या है सर? तो जवाब है ये हो जाएगा रूट में क्या, जी कॉमन खत्म, तो m1/m2 इंटू r2/r1। फिर से देखना सर, ये एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए 2 प्लेनेट पे आता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v प्रोपोर्शनल टू रूट में gm/r। जी दोनों प्लेनेट के लिए सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो v का कहानी क्या बनेगा, पहला प्लेनेट बटे दूसरा प्लेनेट बराबर रूट में m1/m2 इंटू r2/r1। यानी इसी को हल करिए सर, तो रूट में m1 का क्या है, अर्थ का मास m, किसी प्लेनेट का मास क्या है, 9m। अच्छा अर्थ, ये क्या r2 मतलब प्लेनेट का रेडियस, प्लेनेट का रेडियस अर्थ के 16 टाइम है, और अर्थ का कितना, यही डाटा गिवन है। m1 अर्थ का मास, r1 अर्थ का रेडियस r। अच्छा m2 प्लेनेट का मास 9m, अर्थ का मास r2 16 रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कट गया, ध्यान से देख बेटा, अगर ये कट गया तो रूट में 16/9 को आप बाहर 4/3 निकालो। अर्थ पे कितना कह रहा है, वी मान लो, वी कर रहा है, तो यानी v बटे किसी प्लेनेट पे क्या v होगा, जवाब है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, तो यानी v किसी प्लेनेट पे क्या हो जाएगा, 3 अर्थ वाला स्केप बटे 4, यानी 3/4। 3/4 कहां दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर 3 में। कहानी क्लियर है, एकदम सरल है, रूट में GM/R से रिलेशन इक्वेट कर लेना। क्लियर है? चलो सर अगला सवाल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, देख बेटा हमने बोला नीट 24 में भी आया, रीनीट 24 में भी आया, 25 में भी आने के आसार है, वहां भी ये फॉर्मूला लिखवाए थे, फिर से लिखवा देते हैं। लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर h/p h/mv h/रूट में 2m/ke, और क्या h/रूट में 2 की जगह q इंटू वी डाल दिए, चार्ज इंटू वोल्टेज, और h/रूट में 3m/kT टेम्परेचर के टर्म। पक्के से याद कर लेना ये फॉर्मूला, इस पे नीट 25 में सवाल मिलना तय है, पक्के से मिलेगा, क्लिप काट के चलाएंगे बेटा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब सर ये फॉर्मूला तो हमने आपने लिख लिया, याद भी कर लिया, इस पे सवाल भी किए होंगे, आइए इस सवाल को लगा लेते हैं। अब तो देख बेटा, अगर ये गिवन क्वेश्चन जो हमारे आपके सामने है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। तो कहानी चल रही है अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की। किसकी कहानी चल रही है, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा बराबर वोल्टेज के टर्म में कह रहा है, दोनों सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से चल रहे हैं, एक्सेलरेट किए जा रहे हैं। तो बताओ लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा सर, h/रूट में 2m, वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें पोटेंशियल आता है q इंटू वी। बेटा रे h सबके लिए सेम, ये 2 सभी के लिए सेम, यहाँ वोल्टेज दोनों के लिए सेम कहा है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/रूट में प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू चार्ज। भैया रे जिसका मास और चार्ज ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, और हमें पता है कि अल्फा का मास भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, अल्फा का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी अल्फा का ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो अल्फा का लैम्डा कम होगा इलेक्ट्रॉन के लैम्डा से, यानी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा अल्फा से ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में क्लियरली दिखाई दे। क्लियर है? बड़े आगे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। अच्छा है सर, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल दिया है,
डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है वेक्टरली, तो कह रहा है 3 i कैप, फोर्स कितना दे रहा है -2i + 3j, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड, यानी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है बेटा रे, के इनिशियल, ये क्या कह रहा है एट द एंड बोले तो क्या कह रहा है के फाइनल। बहुत सरल है निकालना सर, वर्क और एनर्जी में हमने आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अरे बोलो यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है सर, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब कुल फोर्स कितना है -2i + 3j, अच्छा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3i, अरे यही तो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंजिंग काइनेटिक, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। भैया रे ये कितना हो जाएगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाला तो खत्म हो जाएगा, जे है ही नहीं ना, तो 2 तिहाई -6 प्लस जे वाला नहीं है तो 0 बराबर के फाइनल ही निकाल के बताना है, माइनस के इनिशियल कितना दे रहा है 10, इधर ला दो 10 - 6 बराबर के फाइनल, के फाइनल कितना आ जाएगा सर, जवाब है 4 जूल। सर 4 जूल कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 3 में। कहानी क्लियर है बड़े मास्टर आगे, क्या ये कहानी क्लियर है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का, इससे बहुत सरलता से बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। सर ये सवाल अगला जो है बहुत सरल है, इसको सॉल्व करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको मुंह बता रहे, याद कर लो, कलम चलाना ही मत। कह रहा है 10 मीटर से गिर रहा है, 50% एनर्जी लॉस है, सॉल्व करके भी प्रूफ कर देंगे। तो 10 मीटर से गिर रहा है, 50% एनर्जी लॉस हो गया है, तो 5 मीटर जाएगा, कितना लॉस एनर्जी है 50%, 5 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। कह रहा है कि अगर 10 मीटर है, उदाहरण के रूप में हमने कहा चलो 65% लॉस है, 65% लॉस हो गया, 35% बचा ना, यानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा 3.5 मीटर। अरे बोलो भैया, अगर हमने कहा 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, 28% लॉस है बेटा रे, तो 28 लॉस हो गया, 72% से ऊपर जा रहा है तो 7.2, अरे 10 का 72% 7.2 मीटर। एकदम सरल सी बात है सर, तो इसमें कलम ही नहीं चलाना है, नहीं चाहो तो एनर्जी कंजर्व कराओ, यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे √2gh, उसके बाद काइनेटिक लिखोगे यहाँ पे ½ mv², और पोटेंशियल ग्राउंड पे क्या मान लोगे 0, जितना % लॉस का है उसको कम करके जिस पॉइंट पे कहा उसके बराबर करो। इतना टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं, इतने सरल सवाल को आखिरी के समय में इतना तवज्जो नहीं देना है। अगर 50% लॉस है तो 10 का 5, 60 है तो करे सॉरी 65 लॉस है तो यानी 35 है बचा है, 35 के नाते 3.5 जाएगा, 28 लॉस है तो 72 बचा है 7.2। क्लियर है, वेरी गुड। कह रहा है प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो भैया रे अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो हमने आपने पढ़ रखा है कि वोल्टेज करंट से π/2, क्या बोला हमने, वोल्टेज करंट से π/2 फेज आगे होगा, यानी V बराबर V0 साइन, अरे सर ये इक्वेशन को देखते हुए लिख रहा है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में बस π/2 फेज आगे बढ़ा दो, यानी सर साइन π/2 बोले तो 90, और क्या साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, V बराबर V0 साइन क्या हो जाएगा सर, सॉरी सर साइन मत लिखिए, अब तो कॉस लिख दीजिए। क्यों कॉस लिख देंगे सर, क्योंकि हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है, यानी ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये बेटा एक बात बताइए, अगर हम V0 की चर्चा करेंगे तो V0 होता है I0 इंटू एक्सएल, और I0 एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा इंटू एल, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ओमेगा इंटू एल, यानी V बराबर V0 की जगह हो गया I0 ओमेगा एल, अरे बोलो भैया ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। सर कोई मिल रहा है क्या, V बराबर ओमेगा, अरे I0 ओमेगा एल, देखो दिख रहा है I0 ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, यानी सरल सी बात है, बस इतना ध्यान में रखना है प्योर इंडक्टिव सर्किट में कि क्या वोल्टेज करंट से π/2 फेज आगे होगा, बस आसान है सर। चलिए सर अगला देख लेते हैं, कह रहा है यानी कैपेसिटेंस आपको दे रहा है 12 पिकोफैरेड,
यानी सी का वैल्यू दे रहा है 12 पिको फेरेड, बोले तो 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। वोल्टेज कितना दे रहा है बाबू रे? 50। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, यानी एनर्जी का फॉर्मूला सर पढ़े होंगे, हाफ सीवी स्क्वायर। अरे बोलो भैया यही पढ़े हो ना, और क्यू बराबर सीवी वगैरह रख के क्यू के टर्म में भी रख लोगे। कहानी क्लियर है? तो बेटा रे अब एनर्जी स्टोर्ड सी और वी के टर्म में पूछ रहा है, तो हाफ सी की जगह हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा वी स्क्वायर बोले तो 50 का स्क्वायर, यानी 50 इंटू 50। बोलो कहानी क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। बेटा रे 2 मार देगा 6 दफा, तो ई बराबर क्या हो गया? 6 पचे, अरे बोलो भैया 6 पचे 15। अरे भाई क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू 5 यानी 5 छंग कितना हो जाएगा? 50 छक्का 300, 300 इंटू 5, अरे बोल भैया 1500। बोल भैया यही होगा ना, 50 इंटू 6 300, 300 इंटू 5 1500, एक जीरो और आ गया, तो 15,000 इंटू 10⁻⁻12। बोलो बातें क्लियर? यानी एक जीरो -11 बनाया, दूसरा जीरो -10 बनाया, तीसरा जीरो -9 बनाया, तो एनर्जी 15 इंटू 10⁻⁹ जूल कह लो, या एनर्जी 15 नैनो जूल कह लो, क्योंकि सवाल नैनो जूल में पूछा है। तो 15 बोले तो ऑप्शन पहला है, एकदम सरल है सर। हाफ सीवी स्क्वायर लगा देंगे, सब एसआई में भर देना, बाद में 10⁻⁹ छोड़ जाना, क्यों? क्योंकि नैनो में होता है, बताना है। चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है a uniform wire of diameter d, करंट 100 मिली एम्पियर, व्हेन मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? vd कितना है? v, डायमीटर d, तो करंट कितना? 100। कह रहा है डायमीटर को d/2 कर दो। अरे बोलो भैया डायमीटर को d/2, ये मिसप्रिंट है, d/2 कर दे रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ करंट अगर 200 मिली एम्पियर है, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? तो सर एकदम सरल फॉर्मूला पढ़े हैं, आई बराबर एन ई वीडी। बोलो भैया आई बराबर एन ई वीडी में मटेरियल कह रहा है सेम है, मटेरियल कह रहा सेम है, तो एन ई सेम हो जाएगा। तो बेटा रे वीडी बराबर या वीडी प्रोपोर्शनल आई बाई ए आएगा, वीडी प्रोपोर्शनल आई बाई ए आएगा। सर एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के टर्म में पाई d/2 का स्क्वायर, यानी पाई d²/4, तो एरिया तो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही हुआ। यानी आप लिखोगे वीडी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल आई बाई डी का स्क्वायर। अरे बोलो भैया वीडी प्रोपोर्शनल आई बाई एरिया की जगह डी का स्क्वायर। एक लाइन सर यहां इसको मिटा के लिखिए, क्या लिखेंगे? जवाब है कि सर VD1 बाई VD2 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बटे I2 इंटू में D2 बटे D1 का। VD1 V है, VD2 निकालना है। I1 कितना है सर? I1 कितना है? जवाब है I1 बेटा रे कितना है? 100 मिली एम्पियर दोनों कट जाएगा, बटे 200। D2 कितना है? D/2, और पहले वाला D1 कितना है? D का स्क्वायर। कट गया, ये भी कट गया। तो यहां देखो क्या आंसर निकल के आ रहा है, यहां क्या निकल के आएगा? तो VD V बटे V2 बराबर 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V2 कितना आएगा? 8V। क्या आएगा? 8V। और 8V कहां गिवन है सर? ऑप्शन नंबर सेकंड में। एकदम सरल आई बराबर NEAVD पे करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम रिवाइज होते जा रहे हैं। चलिए सर जल्दी जल्दी आगे बढ़े। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड, यानी V का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 200 ± 4 वोल्ट। अच्छा, और I का वैल्यू कितना दे रहा है? 20 ± 0. अरे सॉरी करंट है तो एम्पियर, करंट है तो। कह रहा R क्या होगा सर? तो पहले बताओ V बराबर क्या होता है? IR। तो R बराबर बताओ क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, V बटे I। सर पहला वाला वैल्यू तो ऐसे ही लिख दोगे, यानी 200 बटे 20 यानी कि कितना आएगा? 100, लेकिन प्लस माइनस। ये एरर कैसे करते हैं सर?
अगर दो क्वांटिटियां प्लस माइनस होके आती कि तो एडिशन से आता या सब्ट्रैक्शन से, तो आंख बंद करके दोनों का इरर जोड़ देते अगर प्लस माइनस होता। लेकिन सर यहाँ डिवाइड से आ रहा है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई से आएगा, तो कैसे करिएगा? तो जवाब है सर इसको लिखिए डेल्टा आर बटे आर बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी प्लस डेल्टा आई बटे आई। कुछ बच्चे कहेंगे सर डिवाइड है तो माइनस लगाओ। ये बेटा रे हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना होता है ना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या चीज? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो यानी डेल्टा आर निकालना है। आर का वैल्यू कितना है? अभी अभी निकाले हो, कितना हो जाएगा? ये 200 बटे 20, तो कितना आने वाला है? सॉरी ये 10 है, ये गलत हो गया, ये 10 है, 10 है। तो ये कितना हो गया? जवाब है ये 10 हो गया। बराबर बराबर आगे देखो कितना आ रहा है, तो जवाब है डेल्टा वी की जगह 4 बटे वी की जगह कितना 200 प्लस डेल्टा आई की जगह कितना है 0.2 बटे में कितना 20। सर एलसीएम ले लीजिए 200। अब बताओ कितना आएगा? 4 प्लस 10.2 यानी कि 2 नीचे 10 डेल्टा। एक जीरो से एक जीरो यानी ऊपर हो गया 6 बटे 20 जो कि आएगा 0.3। कितना आएगा? 0.3। यानी आर का वैल्यू तो आ गया वी बटे आई से 10 प्लस माइनस डेल्टा आर आ रहा है 0.3। यानी सर आर को कैसे लिखिएगा? 10 प्लस माइनस 0.3। ओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सर? 10-10 तो सब में सेम है, लेकिन ऑप्शन बी देखो। क्लियर हो गया। प्लस माइनस रहता तो जैसे कहता वो करते, प्लस कहता तो प्लस, माइनस कहता तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस के बाद इधर आंख मूंद के जोड़ लेते सर। लेकिन अगर मान लीजिए क्या कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है तो ऐसे कर ले, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड प्लस ही लगेगा। अगर पावर होता तो आगे फेंका जाता। बोलो बातें क्लियर है? मल्टीपल में आ जाता। चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट 88 वाट। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग पावर लॉस। पावर लॉस का मतलब है कि क्या पावर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा? पावर आउटपुट। और ये कितना हो जाएगा? V इंटू वाई। सर पावर तो 88 दिया है, V का वैल्यू कितना है सर? V का वैल्यू कितना है? जवाब है 11,000। आई कितना है सर? वही निकालना है। तो आई बराबर हो जाएगा 88 बटे 11,000, यानी ये कितना होने वाला है? 8 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। बोले तो 8 मिले। सर समझ आ रहा है? पावर लॉस 0 कह रहा है, इसका मतलब पावर इनपुट आउटपुट के बराबर होगा, वो वीआई के बराबर हो गया। तो 8 मिली एम्पियर आंसर आया, जो कि ऑप्शन ए में। क्लियर होगा? चलिए सर अगला सवाल देखो, एकदम सरल है। 24 में भी इससे सवाल आया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वगैरह की बात करेगा। बेटा रे x बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है अल्फा टी टू द पावर 4, बोलो भैया, प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस और क्या कह रहा है? गामा टी प्लस डेल्टा। बेटा रे वेलोसिटी की बात करें यानी इसको एक दफा डिफरेंशिएट करिए। x प्राइम क्या आएगा? 4 पावर आगे अल्फा टी पावर 1 कम प्लस 2 पावर आगे बीटा टी पावर 1 कम प्लस क्या गामा। भैया रे पावर 1 कम वगैरह हो गया, ठीक है, पावर 0 कुछ भी नहीं, प्लस में जी। कह रहा वेलोसिटी तब बताओ जब समय कितना है 0। टी यहाँ है खत्म, टी यहाँ है खत्म, यानी टी बराबर 0 पे टी बराबर 0 भरना, ये वाला वैल्यू खत्म। क्या बचेगा वेलोसिटी? बस गामा। क्या बचेगा सर? इसी को अगर हम एक्स का डबल प्राइम कह ले, यानी इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाले तो एक्सीलरेशन आएगा। कितना आएगा सर? क्या 12 अल्फा टी के पावर 3 से 2 हो गया प्लस 2 1 कम 2 बीटा टी के पावर। अब खत्म हो गई कहानी, गामा से ये कहानी जी। कह रहा है एक्सीलरेशन बताओ जब टाइम 0 है, टाइम 0 खत्म, यहां क्या बचेगा? 2 बीटा। टाइम 0 जहां टी है वहां 0 भर दो, तो इसमें भरे तो गामा बचा, इसमें भरे तो 2 बीटा। कह रहा है
रेशियो बताओ, रेशियो किसका? इनिशियल वेलोसिटी का और इनिशियल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का तो अक्सर गामा है, एक्सीलरेशन का कितना आएगा? 2 बीटा। तो क्या हो जाएगा? गामा इज टू टू, सॉरी गामा इज टू 2 बीटा। क्या बोला हमने? गामा इज टू 2 बीटा। ऑप्शन नंबर चौथे में है। कहानी क्लियर है? बढ़े आगे। चलो सर अगला देख लेते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, यानी ये मास दिया है। एक्स वाइज के अबाउट क्या है? इज 5, रेडियस ऑफ गायरेशन 5। एज सोन इन द फिगर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है? बोलो भैया। आप पाओगे 5x/√3। बेटा रे अगर एक छोटी सी बात आपको समझाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? एम के, एम मास है, के रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो गया? अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है तो ये किसके बराबर होगा? बोलो भैया। वेरी गुड, 7/5 mr²। किसके? mr²। बातें क्लियर है? तो भैया रे m ने m को मार दिया, यानी ये कितना हो जाएगा? k²। बोले तो 5 का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दे रखा है? इस 5। बोलो बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ो। 7/5 इंटू आर, आर रेडियस, रेडियस बोले तो 5x/रूट में 7। भैया रे ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये 5 का स्क्वायर बराबर 7/5 इंटू ऊपर तो 5 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बटे रूट का 7 का 7 है। 5 का स्क्वायर कट गया, 7 कट गया, एक्स इधर, अरे 5 इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर 5 है तो एक्स कितना है सर? जवाब है रूट में 5, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दी। बोलो क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। चलिए सर। हाँ देख बेटा, फिर से कह रहे हैं नीट 24 में यही सवाल आया, रीनीट 24 में यही आया, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। पहले सुनना, हमने वहां भी कहा था 2 बातें। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट होगा, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। चारों क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। वाई एक्सिस पे करंट को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखते हैं। जब वाई एक्सिस पे आप करंट को रख लोगे, इसको बनाओगे ऐसे उलट के, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी आई यहाँ पे मिली एम्पियर में है, यहाँ माइनस आई मिली एम्पियर में है, अरे नेगेटिव वाला है, और यहाँ भी क्या है? वोल्टेज। तो ये अगर ऐसे उलट के ऐसे लगाया आपने तो ये चौथा क्वाड्रेंट आपको दिख रहा। हमने 4 बात बताई थी। पहले क्वाड्रेंट में एलईडी आता है, दूसरे में कुछ भी नहीं, तीसरे में क्या आएगा सर? तीसरे में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये दूसरा क्वाड्रेंट है। नहीं, पहले आप रखो तो सही, आई को कहां पे? वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव वोल्टेज को कहां पे रखो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो बेटा रे जब आई को वाई एक्सिस और वी को वोल्टेज एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे रखोगे तो आप पाओगे पहले क्वाड्रेंट में एलईडी लाई करेगा, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में 2 चीजें। क्या क्या? तीसरे क्वाड्रेंट में 2 चीजें, पहला जीनर डायोड और दूसरा फोटो डायोड। सर चौथे में कौन आता है? नीट 24 में इस सवाल आया, रीनीट 24 में भी आया, तो नाम है सोलर सेल। चौथे में कौन आएगा? सोलर सेल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बस उलट दिया इन्होंने, एक्सिस उलट दिया। तो ये एक्सिस दिमाग में बैठाना, कैसे उलटना है, करंट को वाई पे ले लेना। चलो साहब क्लियर हो गया। सेम यही सवाल डाटा बदल के नीट 24 में भी आया। बेटा बहुत सिमिलरिटी रही नीट वगैरह में, ठीक है। कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप पिछले 5-10 पेपर नीट के बकायदा दिमाग ठंडा करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए लगा रहे हैं, ऐसा कि आपका जो भी साल भर पढ़ा है रिवाइज हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आखिरी के घड़ी में हम कहेंगे उसके अतिरिक्त कुछ मत करिए, सिर्फ वही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आना सिर्फ और सिर्फ वहीं से है। जो आपने पढ़ा है उसी का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए और सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए। अब कोई नया सवाल, नया टेस्ट या कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है इस आखिरी के घड़ी में। आपका झूठ मूठ का समय बर्बाद होगा। हो सकता है कुछ ऊट पटांग के सवाल आ जाए जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है।
अगर वो आपसे ना बने तो इस आखिरी की घड़ी में आप डिमोटिवेट होंगे। तो फालतू की चीजों से बचे, वो पढ़े जो आता है या जो आएगा। तो चलिए सर, कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल एज सोन आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है कि 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रहा है 10 सेकेंड में, मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा करेंगे तो पाएंगे टाइम पीरियड। पहले 10 ऑसिलेशन 10 सेकेंड में कर रहा है, इसका मतलब एक ऑसिलेशन को कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम अगर 1 सेकेंड आ गया तो टाइम का फॉर्मूला 2 पाई रूट में आई बटे एमबी, आई बटे एमबी। यानी सर टाइम की जगह 1 2 पाई रूट में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मैग्नेटिक मोमेंट ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 10⁻⁶ बटे में पाई स्क्वायर इंटू एम मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 10⁻² इंटू मैग्नेटिक फील्ड, वही तो निकालना है सर। ठीक है सर, स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 का पाई स्क्वायर। तो बोलो भैया ये कितना होने वाला है, 10⁻⁶ बटे में पाई स्क्वायर इंटू 10⁻² इंटू में कितना, सर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये 1/4 आने वाला है सर, ये 1/4 आएगा। यानी 1/4 किसके बराबर है सर, 10⁻⁶ प्लस में कितना ऊपर गया 2 बटे। बी को इधर कर लीजिए सर, बी को इधर करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4, क्या टेस्ला। या इसी को लिख सकते हो सर 0.4 मिली टेस्ला। अरे भैया रे पॉइंट लगाओगे 10⁻³ हो जाएगा ना, तो -3 को ही तो मिली कहते हैं। तो 0.4 मिली टेस्ला ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर, याद कर लेना। नीट 24 के दोनों एग्जाम में है, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट में आई बाई बी। जहां ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी क्या है, वेरी गुड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे देगा, 10 ऑसिलेशन 10 सेकेंड, तो 20 ऑसिलेशन, सॉरी नीट 24 ने क्या पूछा था, 20 ऑसिलेशन 10 सेकेंड में, टाइम पीरियड आधा। यहां 10 ऑसिलेशन 10 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड। चलिए कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन। बेटा रे चाहे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लिखो तो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई T। कोई मटेरियल भरा जा रहा है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E0 ER A बाई T। अरे बोलो यही पढ़े हो, स्फीयर के लिए पढ़े होगे, स्फेरिकल के लिए 4 पाई, अरे बोलो यार, R एप्सिलॉन। मटेरियल के केस में हो जाएगा 4 पाई R एफ E0 के साथ। बोलो बात क्लियर? यानी ये एरिया पे, शेप पे, ज्योमेट्री पे कह लो डिपेंड करता है, और मटेरियल पे किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, शेप साइज एरिया पे, यानी ज्योमेट्री पे। लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। यानी बोथ QV पे नहीं, ओनली Q पे नहीं, ओनली V पे नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री पे, यानी कि शेप साइज एरिया, और किस पे, मटेरियल। बोलो क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, चलिए सर। कह रहा है इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है सर, ये वॉल वगैरह पे क्यों नहीं इमेज प्रॉपरली दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो, रेगुलर सरफेस नहीं है। एक पॉलिश ग्लास ले लो तो जो भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो उसको 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे नहीं 100 कर रहा है, मैक्सिमली तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी उसका इमेज दिखाई देता है पॉलिश ग्लास वगैरह पे, जो मिरर जिसको आप कहते हो। तो सर इमेज को दिखने के लिए सरफेस के द्वारा प्रॉपर रेगुलर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में जाएगा तभी तो हमको वो चीज दिख पाएगा। और एक बात और, कोई भी चीज जिस कलर का दिखाई देता है इसका मतलब उसी कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। 7 रंग जलाओ गिराओ, यानी व्हाइट लाइट गिराओ, सतरंगी रंग गिराओ,
अगर मान लो रेड दिखा, इसका मतलब रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो बेटा रे पहली बात कह रहा है इमेज फॉर्मेशन रेट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सत्य बात है। कह रहा है द वेराइटी ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन, बिल्कुल सही बात, अभी अभी बोला। दिखने का कारण क्या है, रिफ्लेक्शन है। मजे की बात तो यह है कि सफेद रंग गिराइएगा, सातों में से विद्योर में से जो भी रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो उस कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट, बाकी सारे कलर को अब्सॉर्ब। यानी येलो है तो इसका मतलब येलो को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी कलर को क्या करेगा, बातें क्लियर है। तो सर इस लिहाज से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया। बहुत सरल आसान सा जनरल मतलब डिस्कवरी पे पहले जो देखते थे आप लोग, वैसा टाइप का एक क्वेश्चन है। A uniform metal wire of length L has 10 ohm. L लंबाई के लिए 10 ओम है, तो नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ 12, 12 कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। यानी कितनी लंबाई बदले हैं, 2 का स्क्वायर इंटू पहले का रेजिस्टेंस कितना है, 10, 2 दूनी 4 दामे 40। L का 10 ओम था, 2L का कितना हो गया, 40। एंड देन बेंड टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल, एक सर्कल बना लो साहब, 40 है पूरा मिला के। कह रहे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू आर्बिट्री डायमीटर, 2 डायमीटर क्ली अपोजिट पॉइंट ले लो, यानी पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी। भैया रे आधा आधा काट दो, ऊपर है 20 ओम, नीचे है कितना, 20 ओम। तो भैया रे जब 20 ओम का ऊपर पैरेलल नीचे के 20 ओम से लगाओगे तो पाओगे पैरेलल में आर आर का क्या होता है, आर बटे, अरे आर आर 2 है तो आर बटे 2, आर आर 4 है तो आर बटे 4, आर आर 10 है तो आर बटे 10, यानी यहाँ 20-20 का 2 है तो 20 बटे 2 यानी के 10 ओम आंसर आने वाला है। सर किसमें मिल रहा है सर, जवाब है पहले ऑप्शन में। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते। कह रहा है द स्पेक्ट्रल लाइन्स विच करेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पहले सुनना, K बराबर, अरे N बराबर 1, दूसरा N बराबर 2, तीसरी सीरीज N बराबर 3, चौथी सीरीज N बराबर 4, पांचवी सीरीज N बराबर 5। पहले को K सेल आप कहते हो, दूसरे को L M N O। अरे बोलो न्यूक्लियस के बाद का जो हर सेल होता है सर, पहले वाले को लाइमन कहते हैं, दूसरे वाला लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड वगैरह, बोलो यही पढ़े। कह रहा है चौथे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, चाहे 5वें से आए चाहे 6वें से, चौथे बोले तो ब्रैकेट वाला, लाइमन, बामन, पास्चर, ब्रैकेट। ब्रैकेट में आ रहा है, कहां से आ रहा है सर, चाहे 5वां से आए, 6वां से आए, 7वां से आए, कहीं से आए, आ तो चौथे में। जब चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट, पहले में आता तो लाइमन, दूसरे में N1 बोले तो जिसमें आ रहा है, N1 बोले तो पहले में आता तो लाइमन, दूसरे में आता तो बामर, तीसरे में आता तो बोलो लाइमन, बामन, पास्चर। चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट, 5वें में आता तो क्या आंसर होगा, बोलो क्लियर है। चार सब नाम जान गए हो ये सीरीज का, साइंटिस्टों के नाम पे, लाइमन, बामन, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, 1 2 3 4 5, N का वैल्यू KLMN, ऐसे पढ़ते। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन कह रहा है हाउस मेड अप ऑफ कंक्रीट रूफ्स ओवरलेड विथ फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। बेटा रे फोम का क्या काम है, गांव में आपने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाला थर्माकोल का या फोम का क्या बोलते बॉक्स लाता है आइसक्रीम रख के, कि बाहर के गर्मी के धूप का भीतर असर न पड़े या कम पड़े, जिससे आइसक्रीम पिघले ना। सर बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, दवा, वो वैक्सीन को थर्माकोल में आइस वगैरह रख के रखा जाता है कि टेम्परेचर का एक्सचेंज ना हो। तो एक तरीके से ये फोम वगैरह क्या है, हीट एक्सचेंज को क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होने देते। तो सर कह रहा है कि अगर मान लो फोम लगा दिए कंक्रीट के घर में तो क्या गर्मी में ज्यादा गर्म होगा, नहीं सर, गर्माहट को तो रोकेगा ना, इस लिहाज से असर्शन गलत है। बोलो क्लियर है, इंसुलेट कर रहा है, गर्मी आने ही नहीं दे रहा है, फोम नहीं लगाए होते तो नो डाउट गर्म होता। रीजन कह रहा है द लेयर ऑफ फोम इंसुलेट द प्रोहिबिट हीट ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है, फोम का काम ही है कि प्रोहिबिट करता है, रोक देता है हीट ट्रांसफर को।
इसका मतलब रीजन सही है, तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। ठीक है, कह रहा रीज इज फॉल्स गिवन बिलो। ये सही से लिखा नहीं है, आप पढ़ लेना ऑप्शन क्या, असर्शन गलत है, रीजन सही है। रीजन मतलब वाला स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही है। बात समझ आ रहा है? बड़े आगे मास्टर, कंक्रीट का काम क्या था? अरे सॉरी, फोम का इंसुलेट करना। चलो सर अगला सवाल देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है एसएचएम का, क्लास में भी हमने करा रखा है। क्या? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, हाँ मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड हैज द सेम पोटेंशियल और काइनेटिक। बहुत सरल सवाल है, रट ले जाओ तो ठीक, नहीं तो अभी करा के भी दिखा देते। कह रहा काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला बताओ। जवाब है हाफ के एक्स स्क्वायर। बाबू रे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे क्या है बेटा, तो जवाब है पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। सर काइनेटिक पूछे तो क्या बताओगे? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? सर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? तो ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर रूट हट के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस। बेटा रे काइनेटिक एनर्जी को लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर के जगह ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस। रुक जाइए सर, एक चीज पढ़े थे के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, यानी के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख दे या एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के लिख दे, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? के बन जाएगा। यानी सर अगर ये के बन गया तो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल काइनेटिक बराबर है सर, पोटेंशियल काइनेटिक बराबर है यानी हाफ के एक्स स्क्वायर, किसके बराबर है? हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस। सर हाफ के कट रहा है सर, तो बच क्या रहा है सर? बच क्या रहा है? एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो गया। ए बेटा रे 2x स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर बराबर कहोगे ए स्क्वायर बाई 2। x क्या आएगा सर? x आएगा a बाई 2। याद कर लेना, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये तरीका याद हो जाएगा। a बाई रूट 2 पे क्या होता है? काइनेटिक पोटेंशियल का वैल्यू 6। बहुत सरल है सर, फॉर्मूला पोटेंशियल का हाफ के एक्स, काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वायर, बस वेलोसिटी को ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और के को एम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देख बेटा अगला सवाल हमारे आपके सामने है, कह रहा है कि स्मॉल डी, यानी कि सवाल का अंग्रेजी पढ़िएगा तो पाइएगा कि स्मॉल डी का वैल्यू दोनों स्लिट के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर है, यानी इसको लिखो 15 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे 1 मिलीमीटर का 10⁻³ 1.5 को बदल दिया 10⁻⁴ मीटर, कोई दिक्कत वाली? बेटा रे कैपिटल डी 1 मीटर दे रहा है और लैम्डा का वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है? विड्थ की सेपरेशन या विड्थ, फ्रिंज का विड्थ पूछ रहा है, फ्रिंज का सेपरेशन है विड्थ। बीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बीटा बराबर लैम्डा की जगह 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू कितना हो जाएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻। बोलो कहानी क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? तो ये बीटा बराबर हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁵। बेटा एक जीरो दे दोगे तो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा बीटा बराबर 4 इंटू 10⁻⁻ कितना? -4 मीटर। 4 इंटू 10⁻⁴ किस में है सर? ऑप्शन नंबर डी। बातें क्लियर है? चलिए सर बहुत शानदार तरीके से 25 सवाल क्लियर हो गया। अब बाकी का 25 हम दूसरे पार्ट में अपलोड कर रहे हैं, तुरंत वहां देखिए, क्योंकि हमने बोला एक साथ अपलोड नहीं हो रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, नेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जल्दी जल्दी इस क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम में आपको 25-25 सवाल करके देते जाएंगे, लेकिन आपको टेस्ट प्रैक्टिस पूरा एक साथ ही करना है। तो कोशिश करेंगे कि कल तक हम लोग नीट 23 को भी कवर कर ले जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।